नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की ये पाठ्य पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसका एक वीडियो मैंने बनाया था पार्ट 1। उसमें हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखी थी और साथ ही साथ जो प्राचीन सभ्यताएं उसमें कालीबंगा की सभ्यता को हमने देख लिया था। वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और इसी वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप आई बटन से भी देख सकते हैं। अगली सभ्यता है आहड़ सभ्यता। दोस्तों, ये जो क्लास है वो आपके कक्षा 10 के विद्यार्थी से लेके कॉलेज व्याख्याता RS प्री मेंस तक सभी के लिए, पुलिस पटवारी रीट सभी के लिए बराबर उपयोगी है। क्योंकि बोर्ड की पुस्तकें हैं तो इनको तो सभी को पढ़नी होती है। तो आहड़ सभ्यता जो है इसकी यहाँ एक दो बातें मैंने लिखी है कि इसको धूल कोट भी कहते हैं। धूल यानी वो टीले विले। खोज अक्षय कीर्ति व्यास और RC अग्रवाल। तो ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय, ऐसे आहड़ आ से आहड़ आ से आर, ठीक है। ऐसे ट्रिक याद रखना। यहाँ रंगाई और छपाई का उद्योग भी यहाँ पे मिला। आगे बात करें, उदयपुर शहर यानी कहाँ है आहड़? उदयपुर। उदयपुर शहर के पास बहने वाली नदी है आहड़ या आयड़। आपको याद होगा उसका एक मैंने ट्रिक बना रखी है मारवाड़ी में। कोई व्यक्ति कहीं जाता है ना तो उसे कहते हैं वापस बेगो आई, है ना। बेगो मतलब जल्दी, बेगो आई। तो बेड़च नदी जो है, बे से बेड़च, वो गोगुंदा से निकलती है और आगे जाकर उसका नाम हो जाता है आई, मतलब आयड़ या आहड़। तो आहड़ बेड़च एक ही नदी का नाम है, गोगुंदा से निकलती है, फिर बेड़च ही आहड़ बन जाती है। तो आहड़ नदी उदयपुर में है और इसके तट पर बसे आहड़। तो आहड़ कौन सी नदी? आहड़ नदी तो याद रखना ही नहीं है, अपने आप ही नाम ही वही है। के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण युगीन, पाषाण और धातु युगीन सभ्यता, यानी पाषाण भी है और धातु भी है, ध्यान रखना, यानी ताम्र पाषाणिक सभ्यता। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई थी। ज़्यादातर सभ्यताएं टीले के नीचे दबी हुई रहती है बेचारी, क्योंकि उन पर मिट्टी आ जाती है, तभी लोगों को पता नहीं चला कि यहाँ नीचे सभ्यता है, नहीं तो लोग खोद के ले जाते तब तक कब का ही। जिसे धूल कोट, धूल यानी मिट्टी, मिट्टी का टीला, तो धूलकोट या आहड़ सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कुमार से आप याद रख लें आहड़, ठीक है। और फिर RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, SD सांकलिया, इन्होंने करवाया निर्देशन। तो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है दोस्तों, और इसमें तो पूरे फैक्ट ही इम्पोर्टेंट है। पूरी किताब को हाईलाइट कर लो भले ही। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में क्या करते थे? धूप में सुखाई हुई ईंटें यानी कच्ची ईंटें, मिट्टी की बनाई, धूप में सुखाई, थोड़ी पक्की होगी, और पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग मृतकों को गहने और आभूषण के साथ अपनाते थे, यानी कि उनकी मान्यता थी कि मृत्यु होने के बाद अगले जीवन में, अगले जन्म में उनके वो काम आएंगे, ऐसा उनकी मान्यता होगी। ये कैसे पता चला? वो सब जो दफनाए गए उनके पास आभूषण ऐसे बर्तन में डाल के रखे गए हैं। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का, ये इंपॉर्टेंट है। लाल काले मिट्टी के बर्तन, लाल काले का मतलब मिट्टी के बर्तन लाल भी होते हैं, आजकल भी आती है, आप देखते होंगे मटकियाँ आती है ना, थोड़ी फीकी लाल या लाल। काले भी आते हैं, घड़े मिट्टियाँ वगैरह से, बिलोने वगैरह आप देखे होंगे। आहड़ का दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ताम्रवती नगरी। और यहाँ तांबे के औजार और उपकरण भी प्रयोग हुआ है, यानी ये ताम्र और पाषाणिक संस्कृति थी। पाषाण के भी मिले हैं यहाँ लोग, पहले पाषाण फिर उसको तांबे का पता चल गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई और छपाई के व्यवसाय के उन्नत होने का भी अनुमान मिलता है। तो आहड़ में पुनः देख लो, आहड़ उदयपुर, नदी भी आहड़, खोज आ यानी अक्षय कीर्ति, आ यानी RC, ठीक है, सांकलिया, और यहाँ रंगाई छपाई उद्योग, सुखाई गई ईंटें, मृतकों के साथ गहने और आभूषण, और काले और लाल मिट्टी के बर्तन। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर? अब है गिलूंद। गिलूंद जो है ये आपको पता होगा राजसमंद जिले में है, और जैसे सोजत आपने नाम सुना है, पाली में सोजत किस लिए जाना जाता है? सोजत मेहंदी के लिए। वैसे ही गिलूंद भी 2 नंबर पे फिर जो मेहंदी है प्रसिद्ध, राचनी मेहंदी, तो वो गिलूंद की है मेहंदी। अब इस मेहंदी से हम ट्रिक निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की? BB लाल, ठीक है। पक्की ईंटें यहाँ मिली है, जैसे वहाँ कच्ची मिली थी, यहाँ पक्की मिली है। ये ताम्र युगीन सभ्यता है, बनास नदी के किनारे जो है वो।
मेहंदी हेतु प्रसिद्ध है। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक बनाएंगे। राजसमंद जिले में गिल्लूंड कस्बे में बनास नदी के तट पर, आहड़ तो आहड़ नदी है, यह है बनास नदी, ठीक है। 2 टीलों के उत्खनन के रूप में आहड़ सभ्यता जो प्रकाश में आई, 2 टीले खोदे गए, उनके नीचे मिली, और इसे बनास नदी के किनारे, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कह सकते हैं, नदी के नाम से, जैसे हड़प्पा सभ्यता वैसे। और खोज की बीबी लाल, देखो सन वगैरह भले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बीबी लाल के निर्देशन में खोज हुई, और 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर गेगरी पोसल ने भी यहाँ निर्देशन किया और खुदाई हुई। 2003 का मतलब अभी 15-16 साल पहले। तो यह एक ताम्रयुगीन, आहड़ भी ताम्रयुगीन, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है, और इसका समय जो है वो 1700 ईस्वी पूर्व का, मतलब 2000 + 1700। गिलूंद से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे, काले, पालिशदार, पालिश का मतलब थोड़े चिकने किए हुए, भूरे, लाल, काले, चित्रित मर्दभाट। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियाँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आहड़ में पक्की ईंटों से मकान का पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलूंद में इनका उपयोग हुआ है। तो ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ से फैक्ट आ जाता है कई बार कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है या सत्य नहीं है। कई बार कथन और कारण आ जाता है, ए फिर बी उसकी व्याख्या करता है। तो इस प्रकार के फैक्ट आप ध्यान में रखें। आहड़ मतलब कच्ची है, ठीक है, आड़ू काम है वहाँ, और गिलूंद में काम है पक्का। अब देखो मेहंदी से कैसे याद रहेगा। गिलूंद की मेहंदी कैसी होती है? राचनी यानी पक्की, तो पक्की ईंटें, पहली बात ये होगी मेहंदी से। दूसरी बात, मेहंदी का रंग होता है लाल, तांबे का कलर भी लगभग थोड़ा लाल सा ही होता है, ताम्रयुगीन सभ्यता। अब खास चीज़ की खोज किसने की? बीबी लाल। तो बीबी का मतलब पत्नी, धर्मपत्नी, धर्मपत्नी जी मेहंदी लगाते हैं तो याद रह जाएगा, ठीक है। और पक्की ईंटें, और बनास नदी कौन सी है? तो बन्ना यानी क्या होता है? बना, बनड़ा, दुल्हा, तो बन्ना के भी मेहंदी लगती है, ठीक है। तो मेहंदी से आप जोड़ के 2-3 चीज़ें याद रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। बागोर, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पाषाण युगीन है। बागोर यानी भाटे हैं केवल, यहाँ पाषाण, पत्थरों के ही औजार मिले हैं मनुष्य के, बाकी और कोई तांबे के, लोहे के नहीं मिले। नदी है कोठारी। पत्थर कैसा होता है? पत्थर होता है काफ़ी कठोर, ठीक है। तो ट्रिक याद रख लो, कोठारी। और एक ट्रिक और भी है, जैसे कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा। तो मेज आप जानते हैं किसे कहते हैं? मेज, मेज होती है ना जिस पर आप पढ़ते हैं, टेबल, ठीक है ना। तो मेज क्या होती है? मेज होती है कठोर, लकड़ी की होती है, तो कोठारी, मेजा। ऐसे ही आप पाषाण होता है कठोर, तो पाषाण सभ्यता, बागोर, ठीक है। मेजा नदी, कोठारी नदी। तो ये बागोर कहाँ? भीलवाड़ा जिले में, और कोठारी नदी पर स्थित। खोज की मिश्र ने, VN मिश्र, नाम यहाँ मिश्र है इनका, मगर यहाँ केवल पाषाण ही मिले हैं। और प्रागैतिहासिक काल यानी जिस समय मनुष्य गुफा में रहता था और वह पढ़ा लिखा नहीं था, वो काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण यानी छोटे छोटे पत्थर के उपकरण, कुल्हाड़ी, कोई ऐसे कारण मतलब ऐसे कोई ठोकने का हथौड़ा टाइप का ऐसे। तो यहाँ निवासी जो है वो आखेटक थे, क्योंकि अब बस यानी कि ये काम में ले रहे हैं वो पाषाण, तो आखेटक ही होंगे, और तो कोई बहुत बड़े कलाकार थोड़े थे। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, बागोर, ठीक है। यानी हम पहले की बात कर रहे हैं बागोर से। मगर यहाँ जो है ना देखो, हाँ, अब आप कहेंगे कि तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो फिर ये पाषाण सभ्यता कैसे हैं? ये कोई बाद के होंगे जिसमें छेद वाली सुई, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखना। सुई जैसे होती है ना, छिलते हैं वो, यहाँ से करसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सुई वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करसी वाला। करसी के और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी पशुओं के अस्थियाँ वस्तियाँ, करसी के कोई सबूत कोई, तो इस तरह से कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें राजस्थान में यहाँ से मिला है, बागोर से। वैसे मेहरगढ़ का नाम आता है, मेहरगढ़, जहाँ कृषि के अवशेष मिले हैं। कोल्डी हवा, चावल के अवशेष मिले हैं।
अगली सभ्यता है गणेश्वर की सभ्यता। तो गणेश्वर जो है वो सीकर में है, इतना तो आप जानते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्र सभ्यताओं की जननी, खोज आर.सी. अग्रवाल ने की, सीकर में नीम का थाना में है। ठीक है, और ये क्या है, ताम्रयुगीन संस्कृति है, आर.सी. अग्रवाल ने खोज की, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। 99% यहाँ तांबे के उपकरण मिले हैं और प्रचुर मात्रा में यहाँ तांबा था, आज भी है यहाँ तांबा, आज भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ताम्र सभ्यताओं की जननी, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भेजते थे बर्तन काले और नीले। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको 2 ही बात याद रख रहे, तो ताम्रयुगीन है, दूसरी बात खोज आर.सी. अग्रवाल ने की, और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में जननी है, प्राचीनतम है, ध्यान रखना, ताम्र सभ्यताओं की जननी, बस ये आपको इतना याद रखना है। अब अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं यानी हमने क्या क्या पढ़ा, गणेश्वर ताम्र सभ्यता, बागोर पाषाण सभ्यता, भीलवाड़ा गिलोंद राजसमंद, तो बीबीलाल याद होगा, बनास नदी। ठीक है, और किस प्रकार से सभ्यता कैसी थी ये, गिलोंद, तो गिलोंद जो है इसमें ताम्रयुगीन सभ्यता है ये, और ये आहड़ है, तो आहड़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उससे पहले कालीबंगा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये अपने जो है प्राचीन सभ्यताएं। अब है अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे भीनमाल, भीनमाल की सभ्यता कहाँ, जालोर। ठीक है, खोज आर.सी. अग्रवाल ने की, भीनमाल अग्रवाल। यहाँ रोमन एम्फोरा सूरापात्र, ये क्या होता है, रोमन यानी जो रोमन सभ्यता थी उनके पास ऐसे एक मटका सा होता था, ऐसे गोल करके, फिर इस तरह से ऊपर से इस तरह से, तो उसको बोला गया है सूरा पात्र, यानी कि एक तरह से शराब वगैरह वो डालते होंगे उसमें, एम्फोरा बोलते हैं उसको, एम्फोरा। ठीक है, और एक यूनानी सुराही, सुराही जानते हैं, पतली सी होती है ऐसे घड़ा टाइप में पर मगर पतला। ठीक है, और भीनमाल का प्राचीन नाम था सिरीमाल, तो भीनमाल में एक आप याद रखना वो एम्फोरा वगैरह। अब है ईसवाल, ईसवाल कहाँ है, उदयपुर में है, और लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बेराट जयपुर में है, जहाँ हड़प्पा और मौर्य काल के, उसे हड़प्पा के भी और मौर्य काल के भी खोज दयाराम साहनी ने की। अशोक का भाबरू शिलालेख, जिस पर अशोक के ये लिखे हुए हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है। अब है बालाथल, बाला, तो बालाथल जो है वो उदयपुर में है, खोज की वीएन मिश्र ने, और एक ताम्र पाषाणिक यानी मिक्स है, ताम्र और पाषाण मिश्र मिक्स, तो बालाथल। अन्य में जैसे आपको केवल नाम याद रखने हैं आपको, जैसे रंगमल कहाँ है पूछा जा सकता है, हनुमानगढ़। ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा। नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बरौर कहाँ है, गंगानगर। तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर। जोधपुरा कहाँ है, तो नाम जोधपुरा सोच के आप जोधपुर मत कर देना, जयपुर है। सुनारी झुंझुनू है, नो है भरतपुर में है, नगर टोंक में, तो ये सब यहाँ पाई गई है। अब आता है राजस्थान में आर्य संस्कृति, तो अब इसके बाद में आर्य, हड़प्पा सभ्यता के बाद में आर्य आ गए थे। तो इसमें आर्यों वाली सभ्यता जो है उसमें 4 इनके प्रमुख स्रोत है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, और इस सभ्यता के अवशेष राजस्थान में अनूपगढ़, तरखाना और डेरा व चक 64 में मिले हैं। आगे हम बात करें, रामायण के रचयिता इस भूभाग से परिचित थे, यानी रामायण वाले जो है ना वो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम ने क्या किया था कि जब वो राम और रावण का युद्ध हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपना एक खिंचा हुआ अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका, और जिससे वहाँ समुद्र से मरुस्थल हो गया। तो अब देखो, अब वैज्ञानिकों में हम ये नहीं मान सकते कि कोई एक हथियार फेंका, अब हो सकता है परमाणु बम की तरह हो, मगर अब इसमें ये मान सकते हैं कि महाभारत वाले, रामायण वालों को इतना तो पता था कि यहाँ पहले समुद्र था। आज जैसे हम मानते हैं कि 33 महासागर था, वैसे तो उनको इतनी तो कम से कम जानकारी थी कि राजस्थान जो आज दिख रहा है या उनको दिख रहा था वैसा नहीं था। महाभारत में भी आर्यों का उल्लेख हुआ है। कौरव पांडव राज्य के अधीन था, मत्स्य राज्य उनका मित्र था, अधीनस्थ राज्य कहा जाता था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के राजा विराट के शासक में बताया। महाभारत युद्ध में विराट अपने सेना सहित पांडव की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। अब है भारतीय इतिहास की भांति। महाभारत के युग के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है।
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि महात्मा बुद्ध के समय तक, महाभारत के बाद से अंधकारमय का मतलब ये है कि कोई ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता क्या घटना हुई। ठीक है, कोई पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। अब ये प्रश्न एक बार नेट में आया हुआ है, राजस्थान का तो नहीं मगर भारतीय इतिहास का, कि क्यों है अंधकारमय। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के जो है वो प्रकट होने का पता चल जाता है। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व जैन और बौद्ध धर्म आए थे। भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां, एक तो जनपदों का उदय हुआ और एक आपस में संघर्ष हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हाईलाइट किया हुआ है, याद रख लेना। आपको आगे टाइम नहीं मिले जैसे रिवीजन के समय, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आगे निकाल के, पॉज करके आगे 2 बार टच करते हैं ना जैसे, तो यूट्यूब में 10 सेकंड आगे निकलता है। तो राजस्थान के जनपद तो आप आगे निकाल के फिर इनको हाईलाइट से रिवीजन कर सकते हैं। अब जनपद क्या होता है दोस्तों? जनपद का मतलब होता है कि जैसे वो चीज़ें, जनपद, महाजनपद जैसे, तो महाजनपद के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उनके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपद हुए। जनपद का मतलब है कि पहले तो छोटे छोटे राज्य थे, फिर वो बड़े राज्य बन गए, बड़ी शक्तियां बन गई तो जनपद, और फिर और बड़े हो गए तो महाजनपद। बौद्ध साहित्य, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये प्रश्न को सैकड़ों बार कंपटीशन में पूछा गया। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है जो ज़्यादा प्रामाणिक है, जबकि एक ग्रंथ और है जिसका नाम है, जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी है। मगर हम जो पढ़ते हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वजीमल, चेदी, वत्स, सुरसेन, अस्मक, अवंती, मत्स्य, गांधार, कंबोज, ये जो पढ़ते हैं 16 महाजनपद, ये जो है ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय वाली सूची है, वो ज़्यादा मान्य है। अब इसमें हम बात करें कि मत्स्य जनपद जो अपने राजस्थान में था, उसमें महाजनपद था एक। इसी तरह से चित्तौड़ के आसपास शिवी जनपद था। ठीक है, कुछ यहाँ जनजातियाँ रहती थी जैसे मालव, योधेय, अर्जुनायन, ये यहाँ बस गए थे और युद्ध प्रिय जातियाँ थी। मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में आता है, ध्यान रखना, और महाभारत में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख आता है। अब मत्स्य में क्या क्या था? जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, ये मत्स्य में आते थे पहले कोई टाइम में। और महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक था विराट, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर की स्थापना की और मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से हुआ, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ, और इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इस शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी, तो ये ध्यान रखना आपको, अलवर के कुछ भागों में साल्व। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों के प्राय संघर्ष होता था, यानी अलवर में। साल्वों की भांति चेदी जनपद में मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि 2 पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के प्राय शत्रुता रहती है, तब चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने संपूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया था। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के दिन नहीं रहा और स्वतंत्र हो गया। कुछ समय बाद मत्स्य जनपद मगध के साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। फिर क्या हो गया? मगध ने अपने अधीन कर लिया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीत कर मगध में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट से अशोक का शिलालेख भी मिला है, बाबरू वाला, और मौर्य युगीन अवशेष भी मिले हैं। मौर्य युगीन अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो ये था हमने पढ़ा किसके बारे में? राजस्थान के जनपदों के बारे में। कुल जनपद भारत में 16 थे, जो कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी उस टाइम, 6ठी सदी जो है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में पूरे भारत में
16 बड़े महाजनपद थे, लगभग उत्तरी भारत में थे। अस्मक थोड़ा महाराष्ट्र के आसपास था। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में दी गई है। राजस्थान में मत्स्य और सूरसेन 2 ऐसे जनपद थे जो कि सूची में भी नाम है उनका और वास्तव में थे भी। मत्स्य राजस्थान में एक तो हो गया मत्स्य और दूसरा हो गया सूरसेन। अब शिवी वगैरह योद्धेय मालव ये भी थे और मत्स्य का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, महाभारत में भी है। विराट नगर राजधानी थी मत्स्य की। अलवर के कुछ भाग शाल्व जाती रहती थी। चैदी और मत्स्य में भी संघर्ष हुआ और फिर मत्स्य को मगध ने जीत लिया। इस प्रकार से जो है ये घटना घटी। अब हम राजपूतों की उत्पत्ति इसको बाद में पढ़ेंगे।